हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है जलपरियों की शॉपिंग की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं जलपरियों के शॉपिंग की कहानी। बहुत समय पहले अरब सागर के समुंदर में जलपरियों की खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वहाँ शालिनी नाम की एक जलपरी रहती थी। क्या बात है शालिनी, तुमने तो बहुत अच्छा मेकअप किया है और तुम्हारी ड्रेस का तो जवाब नहीं। ऐसी खूबसूरत ड्रेस हमारे समुंदर के दुकान पर मिलना नामुमकिन है। तुमने ये कहाँ से खरीदी? ये ड्रेस और मेकअप का सामान मैंने धरती के बाजार से खरीदा है। हर संडे को वहाँ बहुत बड़ा बाजार लगता है। मैं हर संडे को बाजार में जाकर अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। तभी वहाँ उनकी टीचर जलपरी आ जाती है। सुनो शालिनी, ये तुम गलत कर रही हो। धरती की कोई भी चीज समुंदर में लाना ठीक नहीं है, और वैसे भी हम जलपरियों का धरती पर जाना खतरनाक हो सकता है। ये आप क्या कह रही हो टीचर जी? आखिर धरती पर जाने में क्या खतरा है? आपकी बात मेरी समझ में नहीं आई। देखो, धरती पर अच्छे लोगों के मुकाबले बुरे लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसीलिए मेरी सलाह मानो तो आज के बाद तुम शॉपिंग करने धरती पर कभी मत जाना, वरना तुम्हारे चक्कर में पड़कर ये सभी जलपरियां धरती पर जाना शुरू कर देंगी और एक दिन तुम सभी जलपरियां मुसीबत में पड़ जाओगी। लेकिन उन सभी जलपरियों पर अपनी टीचर जलपरी की बात का कोई असर नहीं पड़ता। फिर वो सभी संडे के दिन शालिनी के साथ शॉपिंग करने धरती पर जाने की तैयारी कर लेती हैं। ये लो, तुम सभी ये जादुई केक खा लो। इसके खाते ही तुम आराम से धरती पर सांस ले सकोगी। उसके बाद सभी जलपरियां जादुई केक खाकर पानी से बाहर धरती पर चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद शालिनी उन सभी लड़कियों को लेकर एक मैदान के पास पहुंच जाती है। अरे क्या आज तो यहाँ बाजार नहीं लगा, पता नहीं आखिर बात क्या है। तभी वहाँ दो लड़के आ जाते हैं। और क्या हुआ? तुम सभी जलपरियां कुछ परेशान लग रही हो। हर संडे को यहाँ पर बहुत बड़ा बाजार लगा करता था, आज क्या हुआ? यहाँ तो एक भी दुकान दिखाई नहीं दे रही। आज वो बाजार पास वाले जंगल में लगा है। अगर तुम सबको शॉपिंग करना है तो हमारे साथ चलो, हम तुम्हें उस बाजार में ले चलते हैं। फिर वो सभी जलपरियां उन दोनों लड़कों के साथ जंगल की ओर चली जाती हैं। जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही वो दोनों लड़के बड़े बड़े चाकू निकाल लेते हैं। तो चलो जल्दी से अपने सारे गहने हमारे हवाले कर दो, वरना हम दोनों तुम सब जलपरियों को जान से मार देंगे। अरे ये दोनों लड़के तो लुटेरे निकले, अब हम क्या करें? देखो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। चुपचाप सारे गहने उतार कर हमें दे दो, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों लड़कों की पिटाई करने लगती है। चुड़ैल से मार खाकर वो लड़के बुरी तरह घबरा जाते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। हम सबको बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चुड़ैल जी। लेकिन तभी वो चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है और उन सभी जलपरियों को रस्सियों से बांध देती है। उसके बाद चुड़ैल उन जलपरियों को एक जादुई कालीन पर बैठा देती है। अब मैं तुम सभी को अपनी शैतानी दुनिया में ले जाऊंगी। उसके बाद मैं और मेरी चुड़ैल बहनें तुम सभी जलपरियों को मार कर मजे से तुम्हारा मांस खाएंगी। अरे लगता है आज का दिन तो बहुत ही मनहूस है। एक से बढ़कर एक मुसीबत आती जा रही है। शालिनी तू ठीक कहती है, लगता है अब हमारा बचना मुश्किल है। फिर वो चुड़ैल जादुई कालीन को हवा में उड़ाकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी वहां टीचर जलपरी आ जाती है और उस कालीन के ऊपर तीर चलाने लगती है। देखते ही देखते कालीन के ऊपर आग लग जाती है और सभी जलपरियां और चुड़ैल धड़ाम से जमीन पर गिर जाती हैं। उसके बाद टीचर जलपरी एक जलता हुआ तीर चुड़ैल के शरीर पर मार देती है। अरे मर गई रे, मेरा शरीर में आग लग गई। अरे कोई बचाओ मुझे।
फिर थोड़ी देर में चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और उसके बाद टीचर जलपरी सभी को लेकर वापस समुंदर में चली जाती है। हमें माफ कर दीजिए टीचर जी, हमने आपकी बात ना मानकर बहुत बड़ी भूल कर दी, लेकिन अब हमें हमारा सबक मिल गया है। आज के बाद हम जलपरियां कभी धरती पर नहीं जाएंगी। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और उस दिन से वो सभी जलपरी अपनी टीचर जलपरी की बातों पर अमल करने लगती हैं। तो आपने देखा दोस्तों जलपरियों के शॉपिंग की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने बड़ों की बात ना मानने वाले हमेशा कोई ना कोई मुसीबत में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें कभी भी अपने बड़े बुजुर्गों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। एक बार की बात है, परी देश में एक रानी परी राज करती थी। रानी परी की 4 बेटियां थी। वो चारों पृथ्वी के एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई करती थी। उसी दौरान उन चारों को अपनी क्लास में पढ़ने वाले 4 भाइयों से प्रेम हो जाता है और वो चारों बहनें उनसे शादी करने का मन बना लेती हैं। फिर वो चारों बहनें ये बात अपनी माँ रानी परी को बता देती हैं। अगर तुमने पृथ्वी के लड़कों से शादी की तो तुम्हें अपनी जादुई छड़ी के बिना पूरी जिंदगी बितानी होगी। दूसरी तरफ मैं भी तुम्हारी कभी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। माँ, शादी तो सिर्फ एक बार होती है, इसलिए हम चारों अपनी पसंद के लड़के से शादी करना चाहती हैं। आप हमारी फिक्र मत करो, हम चारों पृथ्वी पर जाकर बहुत खुश रहेंगी। उसके बाद रानी परी की बेटियां चारों भाइयों से शादी करके पृथ्वी पर रहने लगती हैं। लेकिन उनकी सास कावेरी एक बुरी और लालची औरत थी। सुनो, अब तुम चारों की शादी हो गई है, आगे तुम्हारे बच्चे भी होंगे, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम चारों शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। और ठीक है माँ, हम चारों भाई आज ही शहर जाकर नौकरी की तलाश करेंगे। फिर शाम को वो चारों भाई नौकरी ढूंढने शहर चले जाते हैं। अपने बेटों के जाते ही कावेरी अपनी चारों बहुओं को डांट कर रखना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ चारों बहनें रोज ढेर सारा खाना खाती थी। उनकी इस आदत पर कावेरी को बहुत गुस्सा आता है। अरे, मुझे तो लगा था ये चारों परियां बहुत नाजुक होंगी और थोड़ा सा खाना खाती होंगी, लेकिन ये चारों चुड़ैलों की तरह ढेर सारा खाना खाती हैं। मुझे इनकी आदत छुड़वानी होगी, वरना ये 1 महीने का राशन 2 दिन में खत्म कर देंगी। फिर अगले दिन कावेरी जानबूझकर खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। आहा, मेरा मुंह जल गया, इस खाने में तो पूरी मिर्च भरी पड़ी है। फिर बाकी की तीनों बहनें भी मिर्च की वजह से रोने लगती हैं। मम्मी जी, आपने खाने में इतनी सारी मिर्च क्यों मिला दी है? हम चारों का मुंह जल गया। मैंने खाने में जानबूझकर मिर्च मिलाई थी ताकि तुम चारों कम खाना खाओ। लेकिन हम चारों तो बचपन से ही ज्यादा खाना खाती हैं। मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम चारों को यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से खाना खाना पड़ेगा, वरना मैं तुम चारों को घर से बाहर भगा दूंगी। फिर अगले दिन से कावेरी उन चारों बहनों को रूखा सूखा खाना खिलाने लगती है। अपनी सास की इस बुरे बर्ताव पर उन चारों बहनों को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो चारों मन मानकर रह जाती हैं। फिर एक दिन, अरे निर्मला, क्या बात है? आज तू बड़ी परेशान लग रही है। क्या करूं, 2 दिन से नौकरानी ढूंढ रही हूं, लेकिन मुझे अभी तक नौकरानी नहीं मिली। नौकरानी के बिना मेरे घर का कोई काम नहीं होता। तू एक काम कर, मेरी चारों बहुओं को अपने यहाँ नौकरानी के काम पर रख ले। तू मुझे हर महीने 10,000 रुपए दे देना। ये सुनकर निर्मला फौरन कावेरी की बात मान लेती है। फिर अगले दिन से कावेरी चारों परी बहनों को जबरदस्ती निर्मला के घर काम करने भेजने लगती है।
इस तरह एक दिन वो चारों बहनें दरवाजे के पास बैठकर बर्तन मांज रही थी कि तभी वहां से गुजर रही कुछ परियां उन्हें देख लेती हैं। अरे ये चारों तो रानी परी की बेटी है ना, जरा देखो ये चारों यहाँ नौकरानी बनकर लोगों के जूठे बर्तन मांज रही हैं। इन जैसी बेवकूफ परियां का यही हाल होना चाहिए। इस तरह वो सभी परियां चारों बहनों का मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन कावेरी नए सैंडल पहनकर बाजार जा रही थी कि तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सड़क पर गिर पड़ती है। तभी एक गाड़ी उसे टक्कर मारकर चली जाती है, जिस वजह से कावेरी के हाथ पैर बुरी तरह टूट जाते हैं और वो बिस्तर पकड़ लेती है। उसके बाद वो चारों परी बहनें अपनी सास की अच्छी तरह देखभाल करने लगती हैं। फिर देखते ही देखते उन चारों परी बहनों की सेवा से कावेरी जल्दी ठीक हो जाती है। ठीक होने के बाद कावेरी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने अपनी बहुओं पर हमेशा अत्याचार किया है, लेकिन बुरे वक्त में इन चारों ने मेरी बहुत सेवा की है। अब मैं आज के बाद इन पर कभी अत्याचार नहीं करूंगी और हमेशा इन्हें अपनी बेटी की तरह प्यार करूंगी। उसके बाद कावेरी अपनी चारों बहुओं से माफी मांगकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों रानी परी की चार बेटियों की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपनों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए और ना ही उन पर किसी प्रकार का अत्याचार करके उन्हें तकलीफ पहुंचानी चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में हमारे अपने ही काम आते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले संजना नाम की एक परी अपने पति के साथ परिदेश में राज करती थी। परिदेश में चारों तरफ खुशहाली थी, लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ चुड़ैलों की फौज परिदेश पर आक्रमण कर देती है। परिदेश की सभी चुड़ैलें बहुत ही बहादुरी से चुड़ैलों का सामना करती हैं, लेकिन उस लड़ाई में रानी परी के पति की मौत हो जाती है। उन दिनों परिदेश के कानून के मुताबिक विधवा परियों की जादुई छड़ी छीनकर उन्हें हमेशा के लिए परिदेश से बाहर निकाल दिया जाता था। इसीलिए विधवा होने पर संजना परी को परिदेश से बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारी संजना परी पृथ्वी पर जाकर दर दर की ठोकरें खाने लगती है। जादुई छड़ी न होने की वजह से वो छोटे छोटे चीजों के लिए मोहताज हो जाती है। फिर एक दिन मुझे अपने गुजारे के लिए कहीं छोटा मोटा काम करना होगा, वरना मेरा बुरा हाल हो जाएगा। उसके बाद संजना परी काम की तलाश करने के लिए यहाँ वहाँ भटकने लगती है। तभी उसे बाजार में विशाखा नाम की एक अमीर औरत दिखाई देती है, जिसने ढेर सारा सामान खरीद रखा था। सुनिए, मुझे काम की जरूरत है, क्या आप मुझे अपनी नौकरानी का काम दे सकती हो? ठीक है, मैं तुझे अपनी नौकरानी का काम दे सकती हूँ, लेकिन मेरी बहुत ही कड़े नियम हैं। अगर तूने मेरा एक भी नियम तोड़ा तो मैं तेरी खूब पिटाई करूंगी। अगर तुझे मेरी बात मंजूर है तो बोल। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी और आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो ठीक है, चल ये सारा सामान उठाकर मेरे पीछे पीछे चल। संजना परी फौरन सारा सामान अपने सर पर उठा लेती है और विशाखा के पीछे पीछे चलने लगती है। तभी अचानक गली के कुत्ते संजना को देख जोर जोर से भौंकने लगते हैं। ये देख संजना घबरा जाती है। तभी अचानक उसके सर से सारा सामान सड़क के किनारे पड़े कीचड़ में गिर जाता है। अरे नालायक, ये तूने क्या कर दिया? ये सामान बहुत ही कीमती था, इसे कीचड़ में गिराकर तूने पूरा सामान बर्बाद कर दिया।
अब इसकी भरपाई कौन करेगा? मुझे माफ कर दीजिए, गली के कुत्ते अचानक मुझ पर भौंकने लगे, इस वजह से मैं घबरा गई थी। लेकिन विशाखा बहुत नाराज थी। वो संजना की पिटाई करके उसे वहां से भगा देती है। बेचारी संजना रोते हुए वहां से चली जाती है। उसके बाद संजना कई जगह काम ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं देता। अचानक मेरी जिंदगी इस तरह क्यों बर्बाद हो गई? अब मेरा तो सब कुछ छीन गया। आज मैं दाने दाने के लिए मोहताज हूँ। ऊपर से कोई भी इंसान मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। तभी सड़क के किनारे एक बड़ी सी कार आकर रुकती है। उसके अंदर से एक अमीर आदमी बाहर निकलकर फुटपाथ पर बैठी भिखारियों को खाना बांटने लगता है। ये देख संजना भी भिखारियों के बगल में बैठकर खाना मिलने का इंतजार करने लगती है। लेकिन तभी संजना परी को देख वो सभी भिखारी गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और उसे डरा धमकाकर वहां से भगा देते हैं। तभी शेरा नाम के आदमी की नजर संजना पर पड़ती है। अरे ये तो परी है, लेकिन इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? शेरा को संजना परी पर बहुत तरस आता है और वो उसे अपने घर ले जाकर उसे पेट भर खाना खिलाता है। फिर संजना परी शेरा का धन्यवाद देकर उसे अपनी सारी आपबीती बता देती है। और सुनो संजना, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम्हें परिदेश ले जाकर वापस वहाँ की रानी बना दूंगा। ये देखो, मेरे पास मेरे पिताजी की जादुई छड़ी है। इसके रहते कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। शेरा की बात सुनकर रानी परी खुश हो जाती है और अगले ही दिन उससे शादी कर लेती है। इसके बाद शेरा रानी परी को लेकर परिदेश के महल पहुंच जाता है। मैंने शेरा से शादी कर ली है, अब मैं फिर से यहाँ की रानी बन सकती हूँ। आज से मैं अपने पति के साथ यही रहूंगी। अगर किसी परी को कोई एतराज है तो मेरे सामने आकर कहे। लेकिन कोई भी परी किसी प्रकार का विरोध नहीं करती। इसके बाद रानी परी शेरा के साथ हंसी खुशी अपने महल में रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, विधवा रानी परी की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में मुसीबतों को देख हमें कभी मायूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन मुसीबतों के बादल हट जाते हैं और हमारी जिंदगी में खुशियों का उजाला आ ही जाता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। बहुत समय पहले परिदेश में एक रानी परी राज करती थी। रानी परी रोज तरह तरह का स्वादिष्ट खाना खाना पसंद करती थी। परिदेश के रेस्टोरेंट में खाना खाने के साथ साथ वो पृथ्वी के रेस्टोरेंट में भी जाकर खाना खाया करती थी। एक बार रानी परी को मछली खाने की इच्छा होती है। वो फौरन पृथ्वी पर पहुंच जाती है, लेकिन उस दिन किसी कारण से पृथ्वी के सभी रेस्टोरेंट बंद थे। ये देख रानी परी को बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या हो गया, आज तो पृथ्वी के सारे रेस्टोरेंट बंद हैं। अब मैं मछली कैसे खाऊंगी? चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे आज मछली खाना ही खाना है। तभी रानी परी को एक बड़ा सा कुआं दिखाई देता है। इस कुएं के अंदर जरूर ढेर सारी मछलियां होंगी। मैं अभी जाकर कुएं से मछलियां पकड़ती हूँ। तभी कुएं के बगल वाले पेड़ पर बैठी चुड़ैल रानी परी को देख लेती है। ये तो परिदेश की रानी है, इसके शरीर का इस्तेमाल करके मैं बहुत फायदा उठा सकती हूँ। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर में दाखिल होकर उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। फिर चुड़ैल रानी परी की जादुई छड़ी से वहां एक चीता प्रकट कर देती है और उस चीते को लेकर परिदेश के महल में पहुंच जाती है।
रानी परी के साथ एक चीते को देख वहाँ मौजूद सभी परियों को बड़ी हैरानी होती है। रानी जी, ये सब क्या है? आप अपने साथ एक चीते को लेकर आई हो। हमें बहुत ताज्जुब हो रहा है, आखिर बात क्या है? मुझे ये चीता बहुत पसंद है, मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। रानी परी के मुंह से ये बात सुनकर सभी परियां दंग रह जाती हैं। रानी जी, आप ये कैसी अजीब बातें कर रही हो? एक परी होकर आप चीते से कैसे शादी कर सकती हो? देखो, मैंने चीते से शादी करने का फैसला कर लिया है। अब मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अगर तुम में से किसी परी ने कोई ऐतराज जताया तो मैं उसे उठाकर महल से बाहर फेंक दूंगी। चलो, मेरे और चीते की शादी की तैयारी करो। उसके बाद वो सभी परियां रानी परी और चीते की शादी की तैयारियां शुरू कर देती हैं। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल चीते से शादी कर लेती है। आज से ये चीता मेरा पति है, इसीलिए आज से तुम सभी परियां इनकी सेवा करोगी। इसे रोज इंसानों का मांस खाने की आदत है। चलो जाओ, मेरे पति के लिए पृथ्वी से इंसानों को पकड़कर यहाँ ले आओ। उसके बाद चुड़ैल चीता को लेकर कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ मजबूर होकर महल की परियां पृथ्वी पर इंसानों को पकड़ने चली जाती है। फिर रात होते ही परियां 2 लड़कियों को पकड़कर महल ले आती हैं। चुड़ैल उन दोनों लड़कियों को अपने कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकल आती है और उन दोनों लड़कियों को मारकर उनका मांस खा जाती है। अगले दिन से ये रोज की बात हो जाती है। महल की परियां पृथ्वी की किसी न किसी इंसान को पकड़कर रानी परी के कमरे में भेज देती थी और वो चुड़ैल रानी परी के शरीर से बाहर निकलकर उन इंसानों को मार कर खा जाती थी। देखते ही देखते कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात महल में काम करने वाली दासी परी रानी परी के बगल वाले कमरे की सफाई कर रही थी। तभी वो खिड़की से चुड़ैल को रानी परी के शरीर से बाहर निकलते हुए देख लेती है। चुड़ैल कमरे में मौजूद आदमी को मार कर खाने लगती है। अच्छा, तो ये बात है, इस चुड़ैल ने हमारी रानी परी के शरीर पर कब्जा कर रखा है और हम सबको बेवकूफ बना रही है। मैं अभी जाकर दूसरी परियों को ये बात बताती हूँ। उसके बाद दासी परी वहां से भागकर परियों को चुड़ैल की हकीकत बता देती है। फिर सभी परियां एक साथ रानी परी के कमरे में दाखिल हो जाती हैं। अचानक वहां इतनी सारी परियों को देखकर चुड़ैल घबरा जाती है। तेरा खेल खत्म हो गया दुष्ट चुड़ैल, तूने हम सबको बहुत दिनों से बेवकूफ बनाया है, अब हम तुझे नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले कि चुड़ैल कुछ कर पाती, सभी परियां अपनी जादुई छड़ी की शक्ति से चुड़ैल के ऊपर आग की बारिश कर देती हैं। अरे नहीं, मेरे साथ क्या हो गया? अरे कोई मुझे बचाओ, अरे कोई मेरी मदद करो। थोड़ी ही देर में चुड़ैल का शरीर पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। इस तरह उस धोखेबाज चुड़ैल को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ रानी परी होश में आ जाती है। फिर इस दिन के बाद से रानी परी दोबारा कभी पृथ्वी पर नहीं जाती और अपने राज्य में राज करते हुए खुशी से रहने लगती है। तो आपने देखा दोस्तों, रानी परी और चीते की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि धोखेबाज लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन उनकी असलियत सामने आ ही जाती है और उन्हें कड़ी सजा मिलती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है खूबसूरत नागिन की शादी की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं खूबसूरत नागिन की शादी की कहानी। एक बार की बात है, घने जंगलों के बीच इच्छाधारी नागिनों की एक बस्ती थी।
वहाँ सुनैना नाम की एक बहुत ही खूबसूरत इच्छाधारी नागिन रहती थी। उस जंगल में दीपक नाम का एक नाग रहता था। वो सुनैना नागिन से बहुत प्रेम करता था। एक दिन दीपक अपने माता पिता के साथ सुनैना नागिन का हाथ मांगने उसके घर जाता है। मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है, इसीलिए मैं सुनैना को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। दीपक बहुत अच्छा नाग है, मैंने हमेशा इसकी तारीफ सुनी है। दीपक के साथ अपनी बेटी की शादी करवाकर मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तभी वहाँ सुनैना आ जाती है। माँ, ये तुम क्या कह रही हो? मैं इस दीपक से शादी करके अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में नहीं बिताना चाहती, बल्कि मैं तो शहर के किसी अमीर और सुंदर लड़के से शादी करके शहर में रहना चाहती हूँ। बेटी, ये तो कैसी बातें कर रही है? हम इंसानों के बीच नहीं रह सकते, हमें अपनी जिंदगी इस जंगल में ही बितानी है। बस करो माँ, मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। फिर अगले दिन सुनैना नागिन एक सुंदर लड़की का रूप धारण करके शहर चली जाती है और वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेकर पढ़ने लगती है। इस कॉलेज में शहर के अमीर लड़के लड़कियां पढ़ने आती हैं। बस अब मुझे किसी अमीर लड़के की तलाश करनी है, उसके बाद उसी से शादी करके मैं ऐशो आराम की जिंदगी जीऊंगी। फिर एक दिन सुनैना नागिन की नजर राघव नाम के एक अमीर लड़के पर पड़ती है। राघव दिखने में काफी स्मार्ट था, साथ ही उसके पास एक बहुत बड़ी कार भी थी। ये देख सुनैना नागिन खुश हो जाती है और राघव से दोस्ती करने उसके पास पहुंच जाती है। सुनो, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? सुनैना की खूबसूरती देख राघव उस पर मोहित हो जाता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की तो मैंने अपने कॉलेज में आज से पहले कभी नहीं देखी। तुमसे दोस्ती करके मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो दोनों अपना ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ बिताने लगते हैं। रोज कॉलेज खत्म होने के बाद राघव सुनैना को अपनी कार में घुमाने ले जाता था। दोनों फिल्म देखते थे और साथ बैठकर खाना खाते थे। इस तरह एक दिन राघव और सुनैना नागिन एक बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अचानक रेस्टोरेंट में लगे आईने में राघव को सुनैना के नागिन वाले रूप में दिखाई देने लगती है। ये देख उसके होश उड़ जाते हैं और वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। घर जाकर राघव अपनी माँ को सुनैना नागिन के बारे में बताने लगता है। माँ, मैंने तुमसे सुनैना के बारे में बताया था ना। दरअसल आज मैंने उसके साथ रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, तभी आईने में मुझे वो एक नागिन के रूप में दिखाई देने लगी। उसका ये रूप देखकर मैं बहुत घबरा गया। आज के बाद मैं उससे कभी नहीं मिलूंगा। बेवकूफ, इच्छाधारी नागिन तो बहुत किस्मत वालों को मिलती है। शायद तुझे पता नहीं, इच्छाधारी नागिन के सीने में एक जादुई मणि होती है। और क्या सच में इच्छाधारी नागिनों के सीने में जादुई मणि होती है? बेटा, सच कह रही हूँ मैं। तू तो अच्छी तरह जानता है, तेरे पिताजी ने शराब और जुए की लत में पड़कर हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया और हम पर लाखों रुपए का कर्ज चढ़ गया है। अगर हम उस नागिन को मार कर उसकी जादुई मणि हासिल कर लें तो फिर हम इस शहर से सबसे बड़े आदमी बन सकते हैं। उसके बाद हमारी जिंदगी में कभी कोई पैसों की कमी नहीं होगी। राघव भी अपनी माँ की तरह लालची था। वो फौरन सुनैना नागिन को मारकर उसकी मणि हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले दिन राघव सुनैना को अपने घर ले जाता है। तभी मौका देखकर राघव की माँ सुनैना की आंखों में लाल मिर्च डाल देती है और इसके हाथ पैर रस्सियों से बांधकर एक बड़ा सा चाकू उठा लेती है। अब मैं इसका सीना चीर कर जादुई मणि बाहर निकाल लूंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, अरे कोई मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। लेकिन तभी वहाँ दीपक नाग आ जाता है। दीपक अपने मुंह से आग उगलने लगता है। ये देख दोनों माँ बेटे घबराकर वहाँ से भाग निकलते हैं।
उसके बाद दीपक सुनैना नागिन को उठाकर वापस जंगल चला जाता है। इस घटना से सुनैना नागिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो दीपक से माफी मांगकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद दीपक और सुनैना नागिन की शादी हो जाती है और वो दोनों हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। तो आपने देखा दोस्तों खूबसूरत नागिन की शादी की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच और स्वार्थ में पड़कर अपने माता पिता के खिलाफ जाकर कदम उठाने वाले लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं होते। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।